बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं के असाइनमेंट का हल देखेंगे। बच्चों कक्षा 8वीं में जो असाइनमेंट दिया गया है वो माह सितंबर का है और सितंबर 2020 का असाइनमेंट है। इसे जल्द से जल्द बना करके आपको स्कूल में जमा करना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, जांचिए कि दिए गए त्रिक पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। पहला 5, 12, 13 और दूसरा है 10, 15 और 25। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न 5, 12 और 13 ये पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। इसको जांचते हैं। 5 पहला है 5, 12 और 13। पाइथागोरस त्रिक को जांचने के लिए बच्चों हमको एक फार्मूला याद रखना होगा और फार्मूला ये है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के बराबर होता है। यहाँ हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या का वर्ग सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही कहलाता है पाइथागोरस त्रिक। अब यहाँ देखिए बच्चों, सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है वो है 13। ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। 13 में 13 में 169 होता है बच्चों। 5 5 25 और 12 में 12 में 144। 169 बराबर हो जाएगा 25 और 144 को जोड़ दीजिए, 169 होता है। दोनों तरफ बराबर आ गया। देखिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या है बच्चों? बराबर है। अतः दी गई संख्या पाइथागोरस त्रिक है। अतः दी गई संख्या पाइथागोरस त्रिक है। ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का आंसर। अब हम दूसरे प्रश्न को जांचते हैं कि दी गई संख्या पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। दूसरा है 10, 15 और 25। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। सबसे बड़ी आपको लिखना है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं वर्गों के बराबर होता है पाइथागोरस त्रिक में। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद हम सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 25 बराबर 10 का वर्ग धन 15 का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर अन्य दोनों संख्याएं जो बची हुई 10 और 15 उनके वर्गों का योग। ये बराबर होना चाहिए और बराबर है तभी पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं है। 25 25 हम 25 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 625। 10 दाम होता है 100। 15 15 225। 625 बराबर हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए बच्चों। 225 और 100 कितना हो जाएगा? 325। देखिए क्या दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है। इसलिए दी गई संख्याएं पाइथागोरस त्रिक नहीं है। आपको इतना ही आंसर लिखना है पहले प्रश्न का और आपको जितना नंबर दिया गया है उतना नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये था पहले प्रश्न का हल। जांचिए कि दिए गए त्रिक पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। अब चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। दूसरा प्रश्न बच्चों, पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए और जिसमें पहला प्रश्न है 12,000 और दूसरा है 1,65,000। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं प्रश्न पहला को, पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। 12,000 अर्थात दूसरा का पहला प्रश्न दिया है 12,000 और हमको बताना है दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। हम इसका अभाज्य गुणनखंड मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। जब तक इकाई में शून्य है वो 2 से कट जाएगा। 2 छक्के 12, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 तिया 6। अब 3 है, 2 एकम 2, 1 बचा शेष, 2 पंचे 10, 0 0, 2 सत्ती 14, फिर 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10, 2 0 0, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10। अब इकाई में 5 है बच्चों, या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 कट गया। अब 125 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 पंचे 25 और इस तरह से 5 एकम 5। आपने देखा कि 12,000 को जब हमने काटा तो हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से संख्याएं प्राप्त हुई। इनमें आप देख रहे होंगे बच्चों 2 कितनी बार आया है बच्चों? 2 1 2 3 4 5 बार। 2 3 4 और ये 5 बार।
उसके बाद 3 आया है एक बार, फिर 5 आया है 3 बार, ये इस तरह से आया है बच्चों। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, पूर्ण वर्ग होने का मतलब है कि संख्याओं में जोड़ी बनना चाहिए। क्या यहाँ जोड़ी बन रहा है? 2 की जोड़ी बने, फिर 2 की जोड़ी बनी, फिर ये 2 और 3 अकेले हो गया, फिर 5 की जोड़ी बने और 5 भी अकेला हो गया। अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ 2, 3 व 5 के जोड़े नहीं बनते, जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए 12,000, संख्या 12,000 पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको इतना ही लिखना है बच्चों। इस तरह से हमने 12,000 को जांच लिया। अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न, 1,65,000। 1,65,000। अब इस 1,65,000 का भी हमको अभाज्य गुणनखंड मालूम करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि क्या जब तक शून्य है 2 से कटता रहेगा बच्चों। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 0 0। उसके बाद हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इस तरह से कट जाएगा। अब ये 5 है इकाई में, तो या तो ये 5 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 छक्के 18, 2 बच गया 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, 2 बच गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंचे 15, ये कट गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 1 बच गया, 18 हो गया, 5 तिया 15, 3 बच गया 37, 5 सत्ते 35, 2 बच गया, 5 पंचे 25, फिर 5 से कटेगा बच्चों। 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, फिर 2 बच गया, 5 पंचे 25। अब देखिए इससे कट रहा है, फिर 5 से कट जाएगा बच्चों। 5 पंचे 25, 2 बच गया, 5 पंचे 25, फिर देखेंगे 5 11 55 होता है और 11 एकम 11 होता है। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 2 3 बार आया है, 2 3 बार आया है बच्चों, 3 1 बार आया है, और 5 1 2 3 4 बार आया है, 1 2 3 और ये 4, वहीं पर 11 1 बार आया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 के जोड़ी बन रहे हैं, 5 के भी बन गए, लेकिन 2 3 और 11 इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। यहाँ 2 3 11 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए संख्या क्या है बच्चों? संख्या 1,65,000 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको इतना लिखना है, आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला 51.84 और दूसरा है 23.1। पहला प्रश्न है इसमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में 51.84, 51.84। अब इस 51.84 को हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका बहुत ध्यान समझिएगा। 51.84 जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो इस तरह से लाइन ऊपर रहता है, जबकि हम गुणनखंड करते हैं तो लाइन नीचे रहता है। इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। दशमलव जहाँ पर होता है वहाँ से जोड़ी बनाते हैं, दशमलव के बाद इधर जोड़ी बनेगा और दशमलव पहले इधर जोड़ी बनेगा, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ देखेंगे 51 भी पेयर में है और 84 भी पेयर में है। अब 51 पेयर में है तो किसका वर्ग है या किसके वर्ग के आसपास है, ये हम देखेंगे। तो किसके वर्ग के आसपास है, ध्यान दीजिए, ये 7 7 49 के वर्ग के आसपास है, तो ये 7 7 49 हो जाएगा बच्चों। 51 में 49 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 2, 7 7 जोड़ देंगे तो 7 7 हो जाएगा 14। अब उतार लेंगे हम। इसमें क्या होता है बच्चों, 2 संख्याएं एक साथ उतारी जाती है जब वर्गमूल हम भाग से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर उतर जाएगा 84, लेकिन दशमलव बाद है तो हम यहाँ दशमलव ले लेंगे और 84 को उतार देंगे। अब यहाँ ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसे पूरा पूरा भाग चला जाए। 2 लेकर हम देखते हैं, जब 2 यहाँ लेंगे बच्चों तो 2 यहाँ भी आपको लेना होगा और उसी 2 का तीनों संख्याओं से गुणा करना होगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। देखिए बच्चों पूरा पूरा विभाजित हो गया, कुछ शेषफल बचा, कोई भी शेषफल नहीं बचा, तो आगे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको भाग विधि से वर्गमूल में 51.84 का वर्गमूल हमको प्राप्त हो गया बच्चों 7.2। 7.2 आपको आंसर मिल गया। तो इस तरह से आपको लिखना है पहले प्रश्न का हल। अब इसी में चलते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा का दूसरा प्रश्न है ये, और दूसरा प्रश्न है इसमें 23.1। 23.1 का वर्गमूल निकालना है। तो आप उसी प्रकार जैसे इसके पहले के सवाल में आपने किया, ऐसे ही लाइन खींच लीजिए। दशमलव पहले आप देखे रहे हैं जोड़ी बन रहा है इसका, लेकिन दशमलव के बाद जोड़ी नहीं बन रहा है, तो ऐसे जोड़ी बना लीजिए आप। इस तरह से 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, जितने अंकों तक लेना चाहते हैं उतनी जोड़ी आप शून्य ले सकते हैं। अब देखेंगे 23 4 चौक 16 में जाएगा, क्योंकि 5 पंचे 25 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो 4 चौक 16, 23 में 16 घटाइए बच्चों,
कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7। इसी 4 को इधर जोड़ दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा बच्चों। अब ये 10 दशमलव बाद की संख्या को उतार रहे हैं तो दशमलव यहाँ ले लेंगे, और दशमलव बाद 10 लिखा है तो 10 को आप उतार लेंगे। अब देखेंगे 10 मतलब ये हो गया 710। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिससे विभाजित हो जाए, तो यहाँ हम देखते हैं 8, यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। 8 8 64 के 4 हाथ से 6, 8 8 64 और 6 70। ये इस तरह से 710 विभाजित हो गया। 710 में से 704 हम घटाएंगे बच्चों तो हमको मिलेगा 6, बाकी कट जाएगा। अब इसी 8 को इधर जोड़ दीजिए, 88 और 8 जोड़ेंगे तो 96 प्राप्त होगा। अब हम दोनों शून्य को फिर उतार लेंगे। अब यहाँ अगर हम 1 भी लेते हैं बच्चों तो 961 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हमको लेना पड़ेगा 0। कितना लेना पड़ेगा 0। अब घटाने से 600 ही बचेगा, इधर आप जोड़ेंगे तो 960। आप चाहें तो दशमलव बाद 2 अंक तक ही इसको समाप्त कर लेंगे, दशमलव बाद 3 अंक तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ फिर 2 जीरो उतार लेंगे, उसके बाद फिर आगे संख्या देख लेंगे। तो हमको लेना है दशमलव के बाद 2 ही अंक ले लेते हैं यहाँ पर, तो वर्गमूल प्राप्त हो गया 23.1 का वर्गमूल हमको प्राप्त हुआ बच्चों। कितना प्राप्त हो गया 4.80, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से तीसरा का हमने दूसरा सवाल का भी आंसर प्राप्त कर लिया है। चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए p/q घात m गुणा q p/q घात m गुणा q/p का घात m बराबर q/p का घात ऋण m। हमको बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए हम चलते हैं बायां पक्ष की ओर, और बायां पक्ष हम ले लेते हैं बच्चों। बायां पक्ष है हमारा बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष है p/q पूरे का घात m गुणा p/q पूरे का घात m गुणा q/p पूरे का घात m। ये इस तरह से हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, अर्थात p/q पूरे घात हो जाएगा m धन m, ये दोनों घात जुड़ जाएंगे। जबकि ये तो q/p है, जब इसको हम p/q लिखेंगे बच्चों तो इसका जो घातांक का चिन्ह है वो बदल जाएगा। अर्थात हमने यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल किया कि किसी भी संख्या का घात इस तरह से हो या बटे में हो, ऊपर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, अर्थात हर कौंस के रूप में लिखेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, p/q। अब देखिए m और m हो जाएगा 2m गुणा p/q पूरे घात ऋण m। अब यहाँ फिर आधार समान हो गया है, p/q घातों को फिर जोड़ देंगे हम, अर्थात p/q पूरे घात हो जाएगा 2m जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ चिन्ह ऋण का है तो यहाँ पर ऋण m लग जाएगा बच्चों। p/q पूरे का घात हो जाएगा 2m में 1m घटाइए, 1m बचेगा। अब जब इसको हम फिर पलट देंगे तो वही फार्मूला फिर लग जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात ऋण m हो जाएगा, जो हमको दाएं साइड में दिया हुआ है। हमको दाएं पक्ष में q/p बराबर ऋण m सिद्ध करना था, और हमको इस तरह से दाएं पक्ष प्राप्त हो गया, और हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर लिया है। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न 5वां है, भाग देकर उत्तर की जांच कीजिए। भाग देकर उत्तर की जांच कीजिए। 8q का घात 3 धन 2q ऋण 8q का घात 2 ऋण 1 में 4q धन 2 का भाग दीजिए। अब चलिए बच्चों हम इसको हल करते हैं, भाग देते हैं। 8q का घात 3, घातों को हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, अर्थात 8q का घात 3 के बाद हम 8q का घात 2 को लिख लेंगे बच्चों। इस तरह से जिससे भाग देना आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर बचा 2q, इसको हम लिख लेंगे ऋण 1। अब इसे हमको भाग देना है बच्चों, किससे भाग देना है, 4q धन 2 से। 4 कैसा पहाड़ा पड़ी 8 आ जाए तो 4 दूनी 8 होता है। q कैसा पहाड़ा पड़ी q का घात 3 आ जाए तो q का घात 2, 4 दूनी 8, q का घात 3 हो जाएगा बच्चों। अब इसी 4q का इसी 2q का वर्ग का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, q का घात 2। भाग देते हैं तो इसको घटाया जाता है बच्चों, ये समान असमान चिन्ह है, 8q धनात्मक में, ये ऋणात्मक में कट गया। अब इसका भी चिन्ह बदल चुका है, और ये ऋण अर्थात समान चिन्ह हो चुका है, और 8 4 होता है 12, ऋण 12 q का घात 2 हो जाएगा बच्चों। जो बची हुई संख्या है 2q और ऋण 1, इसको हम उतार लेंगे। इस तरह से आप इसको उतार लीजिए। अब 4 कैसा पहाड़ा पड़िए 12 आना चाहिए, तो 4 तिया 12, कितना बार जाएगा बच्चों, 3 बार। 3 बार हम लेंगे, 4 तिया 3 q बार, ताकि q और q का गुणा हो तो q स्क्वायर आ जाना चाहिए। 4 तिया 12, q का घात 2 ऋण, अब इसे 3q का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6q हो जाएगा बच्चों। चिन्ह बदल जाता है, ऋण का धन, ऋण का धन। अब ये कट गया बच्चों, 6q और 2q जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 8q। अब उतार लेंगे हम क्या, ऋण 1 जो बचा हुआ है। अब 4 कैसा पहाड़ा पढ़ो 8q आना चाहिए, तो 4 दूनी 8, कितना बढ़ जाएगा बच्चों, धन 2 बार, 4 दूनी 8q। अब इसी 2 का 2 से 12 पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे फिर चिन्ह बदल जाएगा,
ऋण 1 और ऋण 4 जुड़ जाएगा बच्चों, ऋण 5। ये ऋण 5 क्या है? शेषफल है। ऋण 5 क्या प्राप्त हो गया हमको? शेषफल। अब हमको प्रश्न में बोला है उत्तर की जांच कीजिए, तो चलिए चलते हैं उत्तर की जांच की ओर। बच्चों यहाँ पर हमको जो जो प्राप्त हुआ या जो जो हमको दिया हुआ है, भाज्य दिया है, भाज्य हमको दिया था प्रश्न में 8 का घात 3 धन 2 क्यू ऋण 8 का घात 2 ऋण 1। भाजक दिया हुआ है, भाजक 4 धन 2। हमको भागफल मिला है बच्चों, यहाँ पर भागफल हमको प्राप्त हुआ है 2 का घात 2 ऋण 3 धन 2, ये हमको प्राप्त हुआ। वहीं हमको शेषफल मिला है, शेषफल ऋण 5। कितना प्राप्त हुआ है? ऋण 5। चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं जांच के लिए। जांच, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये आपको लगाना है बच्चों फार्मूला। भाज्य 8 का घात 3 धन 2 ऋण 8 का घात 2 ऋण 1। भाजक 4 धन 2। भागफल जो हमको प्रश्न ये हमने सब लिख दिया है यहाँ पर, जो जो हमको मालूम हुआ है 2 का घात 2 ऋण 3 धन 2। और शेषफल हमको मिला है बच्चों ऋण 5। ये इस तरह से हम यहाँ पर मान रख देंगे। अब क्या करेंगे? 4 का इन सबसे गुणा करेंगे, फिर 2 का सबसे गुणा करेंगे, करते जाइए बच्चों। 4 का गुणा करिए, 8 का घात 3 ऋण 12 का घात 2 धन 8 धन 4 का घात 2 ऋण, अब फिर 2 3 4 हो गया, फिर 2 3 6 हो जाएगा, 6 धन 2 दूनी 4, फिर आखिरी में दिया हुआ है बच्चों धन और ऋण 5, तो ये हो जाएगा ऋण 5। ये तरह से आप लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। 8 का घात 3 जोड़ना घटाना शुरू कर देते हैं। 12 की वर्ग में 4 की वर्ग घटाएंगे तो 8 की वर्ग हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 6 है, 6 में 4 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2 8 में 6 घटाएंगे हमको मिलेगा 2 अब 5 में 4 घटाएंगे बच्चों, चूँकि 5 ऋणात्मक संख्या है तो 5 बड़ी संख्या है, 5 में 4 घटाएंगे ऋण 1 प्राप्त होगा। अब देखिए दोनों तरफ की संख्याएं बराबर है, अतः अब आखिरी में हम लिखेंगे अतः उत्तर की जांच सही है, उत्तर की जांच सही है। ये इस तरह से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6वां। x और y का मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसे हम बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलेंगे बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज। अब यहाँ पर हमको x और y का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो सबसे पहले हम मालूम होना चाहिए हमको कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। यहाँ हम लिखेंगे उसको हल करते हुए, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग चूंकि छोटी मात्रा बच्चों योग 180 अंश होता है, इसलिए ए और सी, कोण ए प्लस कोण सी 180 अंश होगा। ए का मान है बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है x अंश और सी का मान दिया हुआ है y अंश, बराबर हो जाएगा 180 अंश। आप इसे समीकरण पहला मान लीजिए, समीकरण पहला। इसी प्रकार कोण बी और कोण डी का मान भी 180 अंश होगा। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण बी तथा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण बी का मान यहाँ पर दिया है बच्चों 65 अंश, कोण डी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 100 अंश, बराबर हो जाएगा 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे तो 180 में अगर हम 65 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा भाई? 180 में 65 घटाइए, जल्दी घटाइए बच्चों, 115 अंश। कितना मिल गया हमको? 115 अंश। ये x का मान हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर x दिया हुआ, यहाँ पर रख देंगे हम 115 अंश। 115 अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। y अंश बराबर हो जाएगा 180 ऋण 115। y अंश बराबर हो जाएगा 180 में 115 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 65 अंश। कितना मिल जाएगा बच्चों? 65 अंश। अतः x बराबर हो जाएगा
115 अंश और y बराबर हो जाएगा 65 अंश। और ये हमारा आंसर मालूम हो गया। तो इस तरह से हमने 6 प्रश्न का हल प्राप्त कर लिया है बच्चों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगले माह के असाइनमेंट की, अर्थात अक्टूबर असाइनमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।